इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहाँ जाऊं। तो ये डुअलिटी को, द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए लगभग मैं वियतनाम में जाके वहाँ पर बैठता था शाम को। तो एक दिन मैं रोता था, अब क्या करें, अब तो मेरा क्लास पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है लोग अब मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मुझे फिर इंडिया वापस जाना पड़ेगा। और मैं एक सोच में गया था कि भाई मर जाऊँगा। फ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर हमारा है ही नहीं, है नहीं। How should students deal with sexual urge or masturbation? Yeah, this is actually last time I told, it's a hormonal imbalance होता है। Good morning everyone. Welcome to the first episode of Voices That Matter. Today we have with us Dr. Pradeep Kumar Sahu, an international certified yoga expert, researcher, educator. He is shared the power of yoga across Vietnam, Thailand and China, blending ancient Indian wisdom with modern life. A PhD holder from IIT Jharkhand and the passed out student from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. He is a member of Gayatri Parivar and ISKCON. He is not only a teacher, he is a global ambassador of wellness, from spirituality to cultural love story. He is lived it all. So let's dive into his story. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Welcome sir, namaste. नमस्ते। सर आई एम ग्रेटफुल कि आप आए मेरे शो में सर, एंड थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर मैंने तो जो बोला वो बहुत कम है सर, आपके मुंह से आपके बारे में जानना चाहेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ। सबसे पहले तो हम आपको थैंक्स करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपका जो भी आप इस जीवन में चाहते हो या जो आप जिस उद्देश्य से आप यूथ को एम्पावर करना चाहते हो उसमें आपको हर सफलता मिले। थैंक यू सर। और अबाउट माय जर्नी, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि हम उड़ीसा में पैदा हुए और हमारे यूथ के टाइम में, जब स्पेशली हमारे चाइल्डहुड में हमने सुपर साइक्लोन देखे थे 99 में। बहुत ही बड़ा महाबात्या हुआ था यहाँ पर। तो उसमें हमारे एरिया में काफ़ी डिजास्टर हुआ था। हमारे आंखों के सामने हम देख रहे थे कैसे घर टूट रहा है, बारिश का पानी भी आ रहा है और हवा में जैसे घर टूट रहा है, लोग इधर उधर हो रहे हैं। तो बड़ा दुख होता था कि लोगों को हम कैसे एम्पावर करेंगे, फ्यूचर में उनका कैसे लाइफ में कुछ हम चेंजेस ला पाएंगे। तो इस सोच के साथ हमने पढ़ाई किए थे। बचपन से प्लांटेशन करते थे, गरीब लोगों को मदद करते थे। तो प्रयास यही रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चल रहा था कि असली मदद क्या होता है। तो शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते हमें ये महसूस हुआ कि विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी को अगर हम खाना खिलाएं तो कुछ समय के बाद जैसे उसको फिर दोबारा भूख लग जाएगा तो भूल जाएगा हम खाना जो खिलाए थे। उसी तरीके से वो कपड़ा देते हैं, जैसे कपड़ा पुराना हो जाएगा तो फिर वो नए कपड़े के लिए सोचेगा। लेकिन अगर हम किसी को नॉलेज देते हैं देन ही कैन एम्पावर हिमसेल्फ, ही कैन अर्न हिज ओन लाइवलीहुड। अपना कपड़ा वो खुद खरीद सकता है, अपना जीवन को निर्वाह कर सकता है। तो इसलिए हमने योग का पाथ चुने, क्योंकि योग में हम ऐसे ज्ञान को लेते हैं जहाँ पे केवल आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक के साथ साथ हम भौतिक चीज़ों को भी कैसे सही से बैलेंस कर पाए। जैसे आज के समय में आप लोगों का यूथ का माइंड बहुत विचलित होता है और डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉब्लम होता है कि क्या करें क्या ना करें, है ना। जैसे वो गाना गाते ना, इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहाँ जाऊं। तो ये डुअलिटी को, द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए योग में बहुत सारे उपाय हैं। तो हमने जब
दिल्ली में जॉब करते थे। आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ पे हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जो कार्गो मैनेजमेंट होता है, उसमें हम काम करते थे। बाकी भी और भी कई सारे प्राइवेट कंपनियों में भी काम किए। फिर फाइनली वहाँ पे काम करते करते हमें ये पता लगा कि एज के हिसाब से योग एक ऐसा है कि इट इज़ फॉर ऑल, एनी एज, एनी इवन एनी जेंडर। आप लड़के हो, लड़कियां हो, या आप छोटे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, आप योग से मदद ले सकते हैं। तो हमने योग को चुना और योग में हमने डिप्लोमा किया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो हमारे भारत सरकार का है, मिनिस्टर ऑफ आयुष के अंडर में आता है। तो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते हमने नेचुरोपैथी का भी डिप्लोमा किया। हमारे गांधी नेचुरोपैथी एक इंस्टीट्यूट है हमारे राजघाट में। और फिर हमने मास्टर किए, फिर उसके बाद हमने पीएचडी किए और हमने देश विदेश कोशिश किए। वहाँ का कैसा कल्चर है, वहाँ पे कैसे जैसे। हाँ सर, थैंक यू सर। सर आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं 6 मंथ का। जी, वहाँ पे कोर्स किए हैं। साथ साथ में हम जैसे विदेशों से टूर लेके आते थे, स्पिरिचुअल टूर हम करते थे, जैसे चाइना से, थाईलैंड से, वियतनाम से, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इन सब देशों में एक उनके अंदर में एक रुचि रहता है कि हम और योग को जानें और योग का माहौल कैसे होता है। तो हम जब देव संस्कृति आए, नाम से ही पता चल रहा है कि ना इट्स ए वेरी डिवाइन प्लेस। और हम चिन्मय भैया, प्रणब भैया से प्रार्थना करेंगे कि जब भी कोई विदेशी वहाँ पे आए, उनको जिस तरीके से हम नर्चर करते हैं, ऐसे कुछ इंडियंस जैसे यूथ जाते हैं तो उनको भी नर्चर किया जाए। वो करते भी हैं और आगे को इसके ऊपर और ध्यान रखा जाए। और कोशिश करेंगे हम भी, हमारे यूनिवर्सिटी से भी कभी कभी स्टडी टूर लेके जाएंगे। देव संस्कृति सर, मुझे लेके जाइए सर। सर लास्ट टाइम जब मेरे घर पे बैचलर का बात आया तो मेरा +2 ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स एंड मेरे मामा बोल रहे थे कि तुम्हें देव संस्कृति विश्वविद्यालय भेजेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वहाँ नहीं जा पाया और यहाँ सेंचुरियन आ गया हूँ। सो मैं सर आपसे सुनना चाहूँगा कि वहाँ का एक्सपीरियंस 6 मंथ का जो भी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर? सबसे पहले तो जैसे हम आध्यात्मिक का बात कहते हैं, एक वातावरण बहुत ज़रूरत है। और वहाँ का वातावरण आपको कहीं ना कहीं साधना करने के लिए मजबूर कर देता है। आप चाहे किसी भी मेंटालिटी का हो, ये चाहे किसी भी कैटेगरी से आप हो, आप वहाँ पे जाओगे तो आप मर्ज हो जाओगे। और जो अखंड ज्योति जलता रहता है, और वहाँ का जो गुरुजी का जो संदेश है, जो किताबें हैं, इतने सरल भाषा में वहाँ पे लिखा गया है। तो हम जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर से आपको एक प्रेरणा मिलता है कि हम भी ऐसे सरल जीवन जिए, क्योंकि सरल जीवन, जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का जो थॉट्स है, वो कहीं ना कहीं ना उस वातावरण में आपको मिल ही जाता है। और जीवन में आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट यही होगा कि ज़रूर एक बार ऐसे वातावरण में जाएं, चाहे कम दिन का क्यों ना हो, 1 सप्ताह का हो, चाहे 1 महीने का हो। लंबा कोर्स कर सकते तो सर हम लोग अच्छा अभी मई 14 को ही शांतिकुंज जा रहे हैं। जी जी जी। तो हम ज़रूर जाइए वहाँ पर, और यूथ को तो ज़रूर इस सर वी हैव हर्ड अबाउट योर मैरिड लाइफ, सो कैन यू? आई एम मैरिड इन 2016। हाँ। तो मैं मेरा वाइफ जो है, शी बिलोंग्स टू वियतनाम। यस सर। And she is also very much spiritual. She was practicing yoga since 12 years, and she is also very good housewife, taking care of my child, and my baby is now 5.5 years. He is also growing very nicely by her guidance. Yes sir. और उसके काफ़ी जीवन में चेंजेस आए हैं योग और जैसे हमारे आध्यात्मिक चीज़ों को जीवन में अप्लाई करके। एक्चुअली व्हेन शी वाज स्टडिंग इन USA,
तो उस टाइम में जब पढ़ाई करती थी तो तब भगवत गीता के संस्पर्श में वो आई। और आप सब जानते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। और मेरा वाइफ का काफ़ी हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति झुकाव है। वी ऑल ट्राई टू वेक अप वेरी अर्ली, स्लीप वेरी अर्ली, जैसे कि हम लोग 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं। और हमारे बेटे के लिए हम जब वो छोटे थे तो हम 8:30 बजे लाइट ऑफ कर देते थे और वो खेलते खेलते कभी हमारे पैर में सो जाता था, कभी कंधे पे आके सो जाता था। तो इस तरीके से, और सुबह हम कोशिश करते हैं स्वयं अपने आप उठते थे। तो जैसे हम थोड़ा पूजा करते हैं तो बच्चे अपने आप उठता था। तो हम यही मतलब घर पे हम यही माहौल रखना चाहते हैं कि both husband wife, we are thinking like we are like not the husband wife only, we are like as a partner, friends, philosopher, guide। हम एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें मेरे कमियां हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर में भी कमियां हैं, और we both are trying to going towards a good life। सर जब घर पे बात गया कि आप आउट ऑफ कंट्री मैरिज कर रहे हैं, सो क्या रिएक्शन था, कैसे संभाले गांव वाले, नेबर्स, सोसाइटी? ऑब्वियसली इट वाज ए जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, इवन लव मैरिज को भी बहुत सारे लोग ना थोड़ा सा दूसरी नज़र से देखते हैं। या हो सकता है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है। जी सर, हमारे टिपिकल एरिया में जैसे हमारे पापा मामा सोचते हैं कि जाति तक तो ठीक है, हमारे पापा मामा एजुकेटेड हैं, जाति तक तो ठीक था, पर पूरा रिलीजन चेंज हो गया। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, और ये होना भी चाहिए कि हम ज़रूर, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसा होता है कि हम जैसे गोत्र हम देखते हैं ना, जाति देखते हैं, बट सबसे पहले बड़ा जाति हमारा होता है कि मानव जाति, ह्यूमैनिटी को देखना चाहिए। और पहले के ज़माने में जो कल्चर था थोड़ा थोड़ा अभी चेंजेस होते जा रहा है, और माँ बाप का भी जो व्यू पॉइंट है वो भी बदलते जा रहा है, और सोसाइटी का नीड भी बदलते जा रहा है। सो मेरा मानना ये है कि वी शुड चूज आवर पार्टनर हु इज़ रियली गुड फ्रॉम द हार्ट, एंड सेम टाइम्स शुड बी ए गुड ह्यूमन, जो आपको समझे, आपको जाने। तो कोशिश, मेरा शुरुआत में भी थोड़ा सा अपोज हुआ था, लेकिन मेरा पेरेंट्स थोड़ा स्पिरिचुअल है, और मेरा खासकर माँ जो है वो इस बात को धीरे धीरे समझने लगी, और उन्हें टाइम भी लिए और माँ बाप को समझाने के लिए, और उनके मर्जी से, उनके एक्सेप्टेंस से ही हमने फिर शादी की, और हमने इंडिया में ही आके शादी की, अपने गांव में शादी किए, और सारी गांव वालों को बुलाए थे, हमारे रिलेटिव्स को बुलाए थे, और सब लोगों का खुशी से। और इवन अभी भी हम घर जाते हैं तो हमारे फादर जो है बहुत प्रेम करते हैं हमारे वाइफ को। मैं भी थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर होता है लेकिन जैसे बोलते हैं ना, प्रेम का कोई लैंग्वेज नहीं होता। आपका व्यवहार से सारी चीज़ें बदल जाता है। और हम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, हम सात्विक जीवन सर मैंने तो हैं। कल एक वीडियो देखा था, आप सात्विक खाना बना के चाइना लोगों को दे रहे हैं जो कि मतलब कीड़े मकोड़े खाते हैं, बट वो कैसा था, मतलब वो कैसे, मतलब आप उनको कन्विंस कर पाए और उनको अच्छा लगा ये खाना? एक्चुअली योग में हम जैसे बोलते हैं ना कि योग एक जीवन जीने की शैली है ना, आर्ट ऑफ लिविंग। तो उसमें हम बच्चों को केवल योग प्राणायाम नहीं सिखाते हैं, आसन प्राणायाम नहीं सिखाते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि उनका पूरा जीवन कैसे चेंज हो। तो खान पीन आप जानते होंगे, जैसे खाएंगे अन्न ऐसे होगा मन। तो आपको फूड इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर माइंड। तो आपका विचार बदलता है जब खाना आप अच्छे खाते हैं। तो हम कोशिश करते थे कि उनको थोड़ा सा वेजिटेरियन फूड कैसे बनता है, क्योंकि कई लोगों को तो उनको पता ही नहीं कि वेजिटेरियन मतलब आजकल जैसे हमारे इंडिया में भी लोग बोले घास फूस खाना है, घास फूस खाना है लेकिन ये ऐसा जीवन नहीं है कि अब जैसे कोई मीट खाता है, जैसे मान लिया हम है ना गोट या सीप या जो भी आप लेते हैं, व्हाट दे आर ईटिंग, सो दे आर ऑल्सो ईटिंग सेम वेजिटेरियन थिंग्स, है ना, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, इवन आप जो मेडिसिन भी खाते हैं वो भी इसी जड़ी बूटियों से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। तो व्हाई नॉट वी गो टू द नेचर। मैंने एक कैंपेन भी चला रहा हूँ जीवितम करके, जिसका मकसद ये है कि
बैक टू नेचर, फील अलाइव, है ना। आपको अभी हम जी तो रहे हैं लेकिन मर मर के जी रहे हैं, मर के जी रहे हैं। तो प्रयास करें कि हम कैसे, है ना, नेचर के साथ जुड़ के रहें। यस सर। और चाइना में एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रहा है, और चाइना में जैसे टेक्नो सेवी होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग स्ट्रेस में है, तो योग को वो दिलों से प्रैक्टिस करते हैं, उनका मन में दिल में अभी योग बैठ गया है। मेरा काफ़ी लगभग 3-4 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन बन चुके हैं, वाह सर। और इवन जो चैंटिंग भी करते हैं, मेडिटेट रेगुलर करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं। एकादशी, वाह। तो दे आर अमेजिंग, एक्चुअली दे आर चेंजिंग ए लॉट। So, मतलब out of country- साइकिल, या आउट ऑफ कंट्री लोग हमारे कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं, बट इंडिया में जो है, जिनके पास वो पावर है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा ये है। सर, यू हैव वर्कड इन वियतनाम, चाइना एंड थाईलैंड। एनी फनी और ऑकवर्ड कल्चरल मोमेंट्स देयर? यस, जब बिगिनिंग में हम गए थे तो वहाँ पे तो ऐसा लगता था कि हम किस कंट्री में आ गए। पहले हम थोड़ा सा साधक जैसा मतलब बिहेव करते थे कि हम जैसे अपोजिट जेंडर को नहीं देखेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हम ऐसे फील करते थे। तो उस टाइम में मुझे लगभग 2-3 महीना लग गया था एडजस्ट होने में। क्लास में बच्चे बाहर निकल जाते थे, मैं दीवार को देख के पढ़ाता था, क्योंकि उनके आंखों में आंखें नहीं मिलाना है, उनके शरीर को टच नहीं करना है, उनको करेक्ट नहीं करना है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे इंडिया में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे गुरुजी आते हैं, एक उनके जो आसन है उसमें बैठते थे और वो बस हमें इंस्ट्रक्शन देते थे। विदेश में थोड़ा सा अलग होता है, आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स दे आर ट्रीट यू एज ए इंस्ट्रक्टर, यू आर गोइंग देयर टू इंस्ट्रक्ट देम, नॉट लाइक, है ना, जैसे हम प्रवचन करते हैं उस टाइप का नहीं। तो शुरू में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और हम बहुत डिप्रेशन में थोड़ा सा आ गए थे। लेकिन हमें अपने गुरुजी से एक बार बात किए, तो गुरुजी थोड़ा समय लिए, शाम का टाइम था, हम वहाँ पे एक जैसे झील होता है, तो वहाँ पे लगभग मैं वियतनाम में जाके वहाँ पे बैठता था शाम को। तो एक दिन मैं रोता था, अब क्या करें, अब तो मेरा क्लास पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है लोग अब मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मुझे फिर इंडिया वापस जाना पड़ेगा। और मैं एक सोच में गया था कि भाई मर जाऊंगा, लेकिन हम अच्छे से कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जाऊंगा। तो गुरुजी से बात किया, तो गुरुजी ने मुझे एक एग्जाम्पल दिए, जैसे कि एक गांव है, उस गांव में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मेल डॉक्टर है वहाँ पर, और वहाँ पे किसी माताजी का डिलीवरी का समय आ गया है, शी इज़ गेटिंग लेबर पेन, बहुत पेन हो रहा है, तो वो हॉस्पिटल में गए हैं। तो नाउ दिस मेल डॉक्टर विल ट्रीट दैट फीमेल पेशेंट और नॉट, एंड दिस फीमेल पेशेंट विल सरेंडर टू दैट डॉक्टर और नॉट, ये बोल के और गुरुजी ने फ़ोन काट लिया। और मैं रात भर सोचते गया कि क्या गुरुजी इसमें मैसेज देना चाहते हैं। तो सुबह मैं जब मेडिटेट कर रहा था, एक बात हमारे दिमाग में क्लिक किया कि यहाँ पे जो लोग हैं, दे आर जस्ट लाइक दैट पेशेंट, एंड दे आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ पेन एंड सफरिंग, एंड आई एम लाइक दैट डॉक्टर, रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर, दैट आई शुड टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्योर देम, टू ब्रिंग ए न्यू लाइफ टू देम। तो इसी सोच के साथ हमने फिर अपने आप को बदलाए, अपने आप के सोच को बदलाए, क्योंकि हम कई बार कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं, और कुछ कट्टरता के साथ भी हम जीना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। नहीं, हमें जैसे शास्त्र कहता है, स्थान, काल और पात्र के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि समय आपको सब कुछ सिखाता है, समय के साथ हमें चलना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही ये संसार का नियम है। लेकिन हमें परिवर्तन होना है, लेकिन नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी। जैसे योग का एक प्रोसेस होता है, वी कॉल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्म शुड बी फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, नॉट अपोजिट। जैसे अभी हम यूथ ऐसे कुछ भी आए तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें भगवान ने बुद्धि दी है। योग में हम बोलते हैं विवेक और ख्याति। आप अपने विवेक को वहाँ पे यूज़ करिए
कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या टेम्पोररी है, क्या परमानेंट है ना। तो हमें परमानेंट की ओर बढ़ना चाहिए, और सुख जो है तभी मिलता है जब आप अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ के रहते हो। जैसा संगत ऐसा रंगत। अगर अच्छे संगत में रहोगे तो आपका ज़रूर जीवन अच्छा होगा। Yes, sir. What's your thought on the modern girlfriend-boyfriend things and your perspective on love life? मॉडर्न में अभी, जैसे अभी शुरू में भी हम बात किए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर हमारा है ही नहीं, है नहीं। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गया है नहीं। और हम लाइफ पार्टनर सोचते हैं, ये किसी को पार्टनर बनाना, किसी के साथ रहना, किसी का है ना सलाह लेना, किसी का सपोर्ट लेना, ये ख़राब नहीं है। पहले भी हम दोस्ती मानते थे। जैसे हम एक चित्त प्रसादनम का कॉन्सेप्ट आता है पतंजलि योग सूत्र में, मैत्री करना ज़रूरी है, फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है, लेकिन सेम माइंड के साथ। जैसे आप जिस तरीके से सोचते हो, आप ग्रोथ करना चाहते हो, सेम माइंडसेट का कोई है, सर एक डाउट है, करना चाहिए। इफ़ सेम माइंड लोगों के साथ रहेंगे, एक प्रॉब्लम रहता है कि आप जैसे सोचते हो वो भी ऐसे सोचते हैं। सो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है अपने आप में कि आप जैसे सोचते हो वो आगे वाला भी वैसे ही सोचता है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे मैनेज करें? क्योंकि उस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ही मतलब कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम मतलब फाइट हो रहा है। और ये पूरा सेम सोच का मतलब है कि ग्रोथ, आप भी ग्रोथ करना चाहते हो, वो भी ग्रोथ करना चाहते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? मे भी आपका जो एरिया है वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ की ओर होना चाहिए। वो अपने फील्ड में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, आप अपने फील्ड में ग्रोथ करना चाह रहे हो। और लेकिन कॉमन गोल ये है कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि जैसे पहाड़ में आप देखोगे, पहाड़ का 4 दिशा है। मान लीजिए कोई लेफ्ट साइड में है या पूर्व दिशा में है, तो पूर्व से उठे तो जल्दी अचीव करेगा। कोई पश्चिम में है तो उसको पूर्व जाके फिर वहाँ से उठना नहीं चाहिए, वो पश्चिम दिशा से ही ऊपर चढ़े। दोनों जब आप टॉप पे पहुँच जाओगे, आप जब नीचे देखोगे सब आपको सेम दिखेगा। तो इसलिए टॉप को जाना चाहिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होता है जब आपका मतांतर होता है या मनांतर होता है ना। कई बार हम ग्रोथ तो करना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से, है ना। तो प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आपके माइंडसेट में होता है ना। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चक्कर जो है, हम कई बार इसको एक गलत सेंस में लेते हैं, लेकिन आप अगर संस्कार के साथ और इसको जैसे फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह जो हम उसको अगर नियंत्रण में रखें, और एक बार सक्सेसफुल होने के बाद आप हमारे संस्कृति के हिसाब से आप शादी करिए और फिर आगे अपना वैवाहिक जीवन बिताएं, तो वो अच्छा है। लेकिन शुरुआत में आप कैरियर को फोकस करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यूथ में क्या है, आए हैं कैरियर बनाने के लिए, लेकिन कैरियर से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर इसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो अभी एक कल्चर है ना, कल्चर है, उसमें फंस जाते हैं। ये फंसने तभी होता है ना, जैसे इसको कोई अगर आप सही ढंग से नहीं समझ पाओगे। जैसे हम भी पैदा हुए हैं किसी ना किसी अच्छे माँ बाप के कारण, है ना। तो शादी करिए, आगे बढ़िए, है ना, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंद्रियों को संयम रखिए और कोशिश करिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, हैंड होल्डिंग करें, ना कि है ना केवल, क्योंकि इस टाइम में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है। यस सर, क्योंकि तो आप देखिए मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़िए, और हो सके तो किसी मेंटर के गाइडेंस में रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके टीचर का गाइडेंस लेना, या जो स्पिरिचुअल मास्टर है, और हमारे शास्त्रों भी हैं, तो आप उस तरीके से बढ़िए। और इसमें प्रयास करिए कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कई बार हम फेल हो जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहता है ना, आप शुरू से ही अपने इंद्रियों को दमन करें। पहले गुरुकुल का सिस्टम होता था, तो अलग अलग हम रहते थे। एक सर्टन एज के बाद, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के बाद हम गृहस्थ आश्रम में जाते थे, तो 25 ईयर्स के बाद हम जाते थे। तो टेक योर टाइम और थोड़ा सा एक बैलेंस स्टेट को आए के
आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप को ज़रूर उनके सलाह लेके या उनके आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ना। Sir, can spirituality guide today's youth in the right direction? ऑफ कोर्स हम स्पिरिट सोल है, जैसे बोलते हैं ना, अपना स्पिरिट को सुनिए। तो बाय नेचर वी आर ऑल स्पिरिचुअल, तो इट्स शुड बी। एंड अभी यूनिवर्सिटी में यूजीसी भी काफ़ी रूल्स अभी डेवलप किया, NEP 2020 में भी आ गया है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अभी जैसे सेंचुरियन में भी हम IKS का है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को भी हम पढ़ाते हैं ना, योग और मेडिटेशन के बारे में हम क्लासेस भी लेते हैं। तो इट शुड बी। सर, आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कुछ दीक्षा लिए हैं, कुछ मंत्र जप करते हैं? या जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो तो गुरु का धारण करना बहुत ज़रूरी है। दीक्षा का मतलब आप एक नियम में बंध जाते हो, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले तैयार करना चाहिए। जैसे हम स्टूडेंट्स को बनने से पहले, अच्छे स्टूडेंट्स बनने से पहले हमें कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना पड़ता है। जैसे आपके अंदर विवेक होना चाहिए, थोड़ा वैराग्य, मतलब आप यू शुड बी लिटिल बिट रेडी टू सैक्रिफाइस समथिंग, तपस्या करने वाला जैसे मूड होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, श्रद्धा बढ़ना चाहिए। तो हम गुरुजी से हम इस्कॉन में दीक्षा लिए हैं, और हमारे गुरुजी है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो अभी शरीर छोड़े हैं जस्ट लास्ट ईयर में। तो हम भक्ति को अपने पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बीइंग ए टीचर, स्पेशली योग में प्रोफेशनल हैं, तो इसलिए हम हर चीज़ों को हम बच्चों को सिखाते हैं। देन हम छोड़ देते हैं बच्चे को जो इंक्लिनेशन है। जैसे किसी को भक्ति अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है तो ज्ञान योग में हो जाए, किसी को कर्म अच्छा लगता है तो कर्म योग करें, है ना, इस तरह। किसी को हठ योग अच्छा लगता है, तो कोई भी साधना करो। हम शास्त्र में कहते हैं एक साधो सब साधे, सॉरी, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो एक का साधना करो, पहले एकत्व से आप शुरू करो। जैसे हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर बोल रहे हैं ना, अकेले चलो रे, अकेले तो अकेला शुरुआत करो कुछ एक चीज़ों के साथ, फिर देखोगे धीरे धीरे बाकी आप चीज़ों को। सर, स्पिरिचुअलिटी, मेरा एक दोस्त है, वो बिलीव करता है कि USA में, चाइना में, वहाँ तो स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट नहीं करते हैं वो लोग। वो पूजा पाठ नहीं करते, वो मंत्रा जप नहीं करते हैं, वो बिलीव करते हैं अपने काम के ऊपर। सो क्या सच में काम के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी होना ज़रूरी है? या ये ज़रूरी है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको शुरुआत से ही आपको पूजा पाठ में लग जाना चाहिए, है ना। एक विधि होता है, जैसे हम शास्त्रों में कहते हैं, एक होता है सोपाधिक, एक होता है निरुपाधिक। आप किसी का आलम्बन लेके, किसी को एक सपोर्ट लेके आप साधना कर सकते हो। और जैसे आप, कुछ लोग होते हैं निरुपाधिक, उनको कोई आलम्बन ज़रूरत नहीं, कोई सपोर्ट ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, तब जाके आप करते हो। कुछ लोग होते हैं उनको कोई गाइडेंस, वो अंदर से ही करना शुरू कर देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आत्मशुद्धि करना है। आप अंदर से कैसे अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। और चाइना वगैरह जो है, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, ऐसा मिसकंसेप्शन है। दे बिलीव ऑन स्पिरिट, बट दे नॉट डायरेक्टली, दे नॉट गो फॉर पूजा पाठ, है ना। वो भगवान को नहीं मानते हैं, या भगवान को एक विग्रह बना के, जैसे हमारे यहाँ पे टेम्पल होता है, हमें भगवान होते हैं, तो इस तरीके से वो नहीं मानते। बट दे फॉलो बुद्धिज़्म, दे हैव मेनी पगोडा, उनके पास बहुत सारे मंदिर है, बुद्धा का टेम्पल है। बुद्धिज़्म का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हैं। Yes, sir. So my tough question is, how should students deal with sexual urge or masturbation? या दिस इज एक्चुअली, लास्ट टाइम आई टोल्ड, इसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और एज के अकॉर्डिंगली ऐसा होता है। आयुर्वेद में हम कहते हैं सप्त धातु, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा टिश्यूज बनता है। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उससे रस बनता है, रस से फिर आपका रक्त बनता है, फिर रक्त से आपका मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, फिर आपका मज्जा और आपका शुक्र। तो हमें पता होना चाहिए कि इसको संरक्षण करें, इसको कंट्रोल करें।
कंट्रोल का मतलब कई बार हमें लगता है कि बंद कर दे, स्टॉप कर दे। नहीं, स्टॉप नहीं करना है। व्हेन देयर इज नीड, लाइक जैसे आप जब गृहस्थ में जाएंगे तो आप अल्टीमेटली यू गो फॉर द बिगेट ए चाइल्ड। आपको है ना वंश का विस्तार करने के लिए आप अपने आप को, है ना, ये एक भगवान का एक प्रक्रिया है, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन जैसे आपके घर पे बहुत सारे धन है, आपने बहुत कष्ट करके उसको इकट्ठा किया है, तो क्या आप यूं आप बिखार दोगे उसको या इधर उधर दे दोगे? आप सही टाइम में नीड के हिसाब से आप यूज करोगे। तो सेम वही है। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है, जैसे योग हम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, इससे क्या होता है आपको समझ में आता है कि इसका ज़रूरत कितना है और इसको किस हिसाब से हमें यूज करना है। यस सर। तो जब पता नहीं होता है, जैसे कई बार जो मिस डायरेक्शन में रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप के पैसे को ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन माँ बाप किस तरीके से कष्ट से वो पैसा लेते हैं पता नहीं चलता। जैसे मैं कई बार यूथ में भी ऐसे देखा हूँ, पापा का मनी जब हमें मिलता था, पॉकेट मनी, उसको खर्चा करने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता था, मन में पता नहीं चलता। लेकिन जब खुद कमाएं, अब जैसे अब हम अपने फैमिली को जब चला रहे हैं तब हमें पता चलता है हमारे पिताजी कितने कष्ट से चीज़ें कमाते हैं। तो इसको आप संरक्षण करें। और अगर कभी ऐसे हो भी जाता है, नेचुरली होता है, जैसे कई बार नाइट फॉल होता है, नेचुरल प्रोसेस को आप कोई बुरा नहीं माने, लेकिन जानबूझकर, जैसे आजकल पोर्नोग्राफी बढ़ते जा रहा है, मोबाइल एडिक्शन बढ़ते जा रहा है ना, और जानबूझकर हम इंद्रियों को, है ना, अनियंत्रित करते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचे। और बेस्ट उपाय है आप योग करेंगे। कई आसन है, जैसे सर्वांग आसन है, शीर्षासन है, इन सब आसनों से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सर। अभी स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, सम फन क्वेश्चंस ऑल्सो। सो सर को पूछना, वो किसी इवेंट में जाने के लिए अटेंडेंस क्यों नहीं देते हैं? इवेंट तो कॉलेज का है। एक यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो, तो उसका प्रोसेस अलग होता है। और हम एज ए क्लास टीचर, हम लोगों को इंस्ट्रक्शन ये है, आपके क्लास में जो है उनको आपको अटेंडेंस देना चाहिए। जो क्लास में नहीं है वो जहाँ पे गए हैं वहाँ पे उनको अटेंडेंस मिलता है। जैसे आप अपने वर्कशॉप में, डिपार्टमेंटल कोई सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपका अटेंडेंस लगता है। उसी तरीके से आपने स्पोर्ट्स में गए हैं या कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में गए हैं, तो वहाँ पे आपका वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है, वहाँ पे डाटा रहता है। तो आपका जो सेमेस्टर एंड में वहाँ पे वो कैलकुलेट होता है। जैसे आप वहाँ पे CSR के अंडर में आपको 10% अटेंडेंस मिल जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आपको परेशान करना चाहते हैं, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों जगह में दे देंगे तो आपको फिर हम बाद में अगर हमें पूछा जाएगा कि आपकी क्लास में तो ये नहीं थे, तो आप उनको कैसे अटेंडेंस दे दिए। सो इसलिए ये एक प्रोसेस बना गया है एंड इट वाज रजिस्टर मैडम का इसमें एक मेल हुआ है, सर्कुलर मेल, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप सब हमारे बच्चे हैं। आप और ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। मैं तो चाहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ आप सर्वांगीण विकास करिए, खेले, बाहर जाए, हमारे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे। Yes. What is the difference between physical appearance and soul? What did Krishna ji said about it in Bhagavad Gita? फिजिकल अपीयरेंस, जैसे अभी शरीर का बात कर रहे थे, और सोल तो आप जब डिफरेंस करके बता रहे हो तो दोनों तो अलग हुआ ना। और शरीर जो है ये पेरिसेबल है, ये परमानेंट नहीं है। सोल जो है वो परमानेंट है। कंप्यूटर में आप देखे होंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से बनता है नहीं? लेकिन आप देखे होंगे हम एक बार हार्डवेयर को अच्छे बनाने के बाद हम क्या उसी में रह जाते हैं? हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। आप देखिए, इवन आपके जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप बताइए हार्डवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों में किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप में जाता है। तो हम शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को ठीक रखें, उसके बाद आप अपने आत्मा को कल्याण करने के लिए, आपके मन को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा डीप जाना ही पड़ेगा। जैसे ईश्वर एक है और इसको में हम बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो
परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, वो ऐसे नहीं कि निराकार है, वो हमारी जैसे है ना, आकार है उनका, बस इतना अंतर क्या है, हम सब छोटे हैं, हमारे इस चर्म चक्षु से, क्योंकि कई बार सत्य हमें इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमारा ज्ञान का विकास नहीं होता। आप जैसे बढ़ेंगे आगे तो शास्त्रों का और गुरु का है ना, जब आप उनके सानिध्य में आएंगे तो धीरे धीरे आपका विकास होगा बुद्धि का, और आप समझ पाएंगे कि ईश्वर कण कण में है, उन्हीं के निर्देश से सब कुछ होता है और हम उन्हीं के निर्देश को मान के चले। यस सर। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? ये पूछा है मेरा एक गांव का दोस्त है, जूनियर, उसने पूछा है। लाइफ मीन्स प्रेम। सर मेरा एक क्वेश्चंस और आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 words, बट डोंट यूज काम, स्पिरिचुअल, फ्लेक्सिबल। पंक्चुअलिटी, 100% effort, okay, and respect to your teacher. okay. Teacher or guru? Yes. Anything? Yes, your master. Thank you sir. Sir, next question is anything चंदन ने पूछा है। anything दिनचर्या क्या है, एक स्टूडेंट्स अपना दिन कैसे बिताना चाहिए? या बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और आज के टाइम में आप लोगों को ये ज़रूर जानना चाहिए। आयुर्वेद में इसको बहुत ही सुंदर से इसको वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारा दिन का शुरुआत अगर अच्छा हो जाए तो आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस यूँ मिल जाता है। आजकल हम अर्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पता नहीं चलता है, हम अनर्थ कर बैठते हैं, है ना। और अर्थ का अगर इंग्लिश में आप बोलोगे उसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। किसी को वैल्यूज़ है ना देना, या किसी का वैल्यूज़ महसूस करना, आपका भी वैल्यूज़ है। और आपका वैल्यूज़ कैसे पता चलेगा? आपका व्यवहार से, आपका दिनचर्या से। तो इसलिए दिनचर्या स्टूडेंट्स का हमेशा होना चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी पंचलक्षणम आप सुने होंगे, काक स्नान, बक ध्यान, है ना, ये सब चीज़ों का स्वान निद्रा तथे बच्चा। आपको अल्प भोजन करना चाहिए, आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। मैं तो बोलूँगा पहले जल्दी सो जाइए, तब जल्दी आप उठ पाओगे। आजकल है ना, अर्ली मॉर्निंग उठने का ज़रूरत नहीं, पहले आप अर्ली सोने का कोशिश करिए। तो दिनचर्या ऐसे होना चाहिए। आप रात को कोशिश करिए खाना और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। हो नहीं पा रहे तो 2 घंटे का ज़रूर गैप रखिए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, थोड़ा सा आप टहल सकते हैं। और रात को कोशिश करें थोड़ा स्वाध्याय करके सोइए कि क्या आज दिन में आपने किए, कितना अच्छा किए, कितना बुरा किया। जस्ट लाइक नोट्स बनाना है। 5-10 सेकेंड भी आंखें बंद करके थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये पता चल ही जाता है। तो 5-10 मिनट्स अगर हो सके तो आप थोड़ा हल्का मेडिटेशन कर सकते हो, कोई मंत्र जप कर सकते हैं। और सुबह जब उठे सबसे पहले ईश्वर स्मरण, ईश्वर को स्मरण करिए, धन्यवाद करिए। और कई लोग बिलीव नहीं करते हैं ईश्वर से। अगर आप ऐसे भी हो फिर भी आप अपने मम्मी पापा को भी उनको भी अपना ईश्वर मान के उनको मन ही मन प्रणाम करिए। हॉस्टल में रहते हैं तो आप दूर में है, लेकिन आपके मन के करीब उनको रखिए। उनके कितने कष्ट करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा उनका सपना कैसे पूरा करोगे उनके लिए। एटलीस्ट उनको अगर हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो ऐसे काम ना करें जिससे उनका दिल दुखे। तो ऐसे सोच के आपका दिन बाद शुरुआत करिए। और धरती माँ का प्रणाम कर सकते हैं। और सुबह सोच ज़रूर करिए, है ना। ऊषा पान हम करते हैं, उठने के बाद आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए 1-2 ग्लास। और थोड़ा सा हल्का टहल सकते हैं, या थोड़ा सा हम योग में करते हैं काक चलन, थोड़ा बैठ के आप ना पैरों को हलन चलन करें तो आपका इंटेस्टाइन में पानी खिल जाता है। तो फिर आपको टॉयलेट करने में आसानी रहता है, कंस्टिपेशन से आप बचते हैं। फिर उसके बाद आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए, है ना। तो सुबह शौच होने के बाद है ना स्टमक क्लीन करिए, मुख वगैरह सारी क्लीन करने के बाद आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए। एक प्रॉमिस कर लीजिए, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ब्रेकफास्ट नहीं करना है ना। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले 40 मिनट 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें। और योग सबसे बेहतर है। कभी कभी आप चेंज भी कर सकते। कई लोग जिम करते हैं तो जिम आप है ना
करते रहिए, साथ साथ में थोड़ा सा योग को कभी कभी करिए, क्योंकि योग से आपका ब्रीदिंग बहुत चेंजेस आता है, मन का बहुत है ना नियंत्रण होता है। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट जब करें तो ज़रूर कोशिश करिए कि कुछ रसेला चीज़ ले, जैसे जिसको निचोड़ देंगे तो कुछ रस निकले, जैसे फल है, आपका कुछ रॉ फ्रूट्स है, स्प्राउट है, सलाद है, इस तरीके से कुछ रॉ लीजिए जिससे कि आपका फाइबर्स ज़्यादा हो, तो आपका कॉन्स्टिपेशन ना हो। लेकिन हम शुरुआत अगर कुछ ऑयली चीज़ों से करते हैं, जैसे हमारे उड़ीसा में हम ना बड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, ना सांभर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा गले में जलन करता है। आप देखोगे दिन भर आपको डकार आता है, आपका गले में जलन सा महसूस होता है, अनकम्फर्टेबल महसूस करता है। तो ब्रेकफास्ट हमेशा शुरुआत करिए कुछ रॉ फूड से, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट इज़ द बेस्ट। यूथ हो आप स्प्राउट लीजिए, जैसे आप बात पहले बता रहे थे, जो आपका इंद्रिय दमन करने के लिए, आपके शरीर में पुष्ट मतलब शरीर को पुष्ट करने में बहुत मदद करता है। ब्रेकफास्ट के बाद आप प्रायोरिटी बनाए दिन में क्या काम करेंगे, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप शेड्यूल बनाना है। हाँ, शेड्यूल बनाना है। और क्लास, कई बार क्लास अगर कुछ कारण से अगर मिस हो जाता है या टीचर कुछ बिजी हैं, आपका असाइनमेंट है, उसको मन लगा के करिए। कई बार बच्चे हमेशा दूसरों का गलती देखते हैं, कई बार हम अपने आप का गलती भी देखना चाहिए। और दिन को ऐसे व्यवस्थित रखें, हर एक एक मिनट का है ना उसका वैल्यूज़ है। और टाइम इज़ फ्लाइंग लाइक ए बर्ड, ये कभी भी ख़त्म हो जाएगा। आज अभी जो पल हम बिता रहे हैं, आने वाले समय को पल रहेगा नहीं, पता नहीं। तो इसलिए हर समय को प्रेजेंट में जिए और कोशिश करिए अपने टीचर जैसे आपको गाइडेंस करें उसको यूज़ करिए। और दोपहर का लंच ज़रूर करिए। आजकल लोग ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच में ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच करते हैं शाम को और डिनर करते हैं मिडनाइट को। ये आदत को थोड़ा चेंज करिए और दोपहर को कुछ क्रिएटिविटी काम करिए। आपका अपने पैशन को मत मारिए। कई बार हम देखते हैं यूथ पढ़ाई के बोझ में आके है ना, आप सब अभी स्मार्ट बनते जा रहे हो। कई बार हम अच्छे ढंग से दिन का शुरुआत नहीं करते, इसलिए हम अपने पैशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा सा, जैसे कोई पेंटिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई आर्ट करता है, कोई ब्लॉग राइटिंग करता है, कोई आपकी तरह यूट्यूब बनाता है, तो आप कोशिश करिए कुछ पैशन को अपने साथ रखें, क्योंकि वही आपको खुशी देता है पूरे दिन भर। क्योंकि काम तो करना ही है ना, काम बिना कोई रह नहीं सकता है, काम करना है। लेकिन काम को एंजॉय कैसे करेंगे, जब आप अपने पैशन को भी जी रहे हो, है ना। सर, आप आउट ऑफ कंट्री थे और वहाँ पे अच्छा था या इंडिया के अच्छा लग रहा है? ये तो बहुत ही है ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैटेरियली देखूं तो वहाँ पे लाइफ अच्छा था, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा था। और आई ऑल्सो वी हैड ए ओन हाउस इन वियतनाम, तो हम वहाँ पे अपने घर पे रहते थे, रेंट नहीं देना पड़ता था, तो एक अच्छे था। और लोग वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अगर आप उनसे कुछ पूछो, कुछ काम करना है तो हाँ या ना में जवाब देते थे। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा चीज़ें, हाँ थोड़ा सा करेंगे तो मतलब यू फील लिटिल बिट कंफ्यूज, बट स्टिल हम अपने मातृभूमि को बहुत प्रेम करते हैं। हम जब विदेश में थे, हम अपने देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पे है ज़रूर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, लेकिन हमें लगता है भगवान ने हमें ये चैलेंज दिए हैं, आप जैसे लोगों को थोड़ा कुछ मदद कर पाएँ, आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, आपको कुछ दिशा दिखा पाएँ। तो इसी सोच के साथ हमने यहाँ पे अभी योग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट, स्पेशली आवर प्रेसिडेंट सर, आवर वाइस चांसलर मैम। They all are very supportive and they really wants to make our students happy. Yes. So गायत्री दीक्षा लिया हूँ, गुरुदेव का लेक्चर आपको पता है। मैं जानना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है, उसको जप करके कोई इंसान कितना लाभ ले सकता है। जैसे सत्ययुग में वाल्मीकि जी ने डाकू से वाल्मीकि बन गए और उनके पास एक कामधेनु था जो कि गायत्री मंत्र जप करके उनको कामधेनु मिला था, जो कि सारे कामना का पूर्ति करता था। तो अभी के ज़माने में गायत्री मंत्र जप करना कितना लाभदायक होगा?
इस्कॉन में हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और उसके बाद हम दीक्षा लेते हैं, जब ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तब गायत्री मंत्र करते हैं। तो गायत्री मंत्र के लिए आपको प्यूरिफाइड होना ज़रूरी है, पवित्र होना ज़रूरी है, आपका शुद्धिकरण होना चाहिए। तो दोनों मंत्र ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे भी आप कोई भी, जैसे गुरु से ही हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु मंत्र मिलता है, तो आपके गुरु आपको ज़्यादा पहचानते हैं, आपको जानते हैं आपके लिए कौन सा मंत्र सही है। एक्चुअली मंत्र का मतलब ही यही है कि आप मन को कैसे नियंत्रण करेंगे, तो आपके बिलीव के हिसाब से। और गुरु आपको पहचानते हैं तो गुरु के निर्देश से ही आपको मंत्र जप करना चाहिए। और ओवरऑल अगर अभी गुरु लिए नहीं है, दीक्षा नहीं लिए हैं, तो आप शुरुआत में जो भी इष्ट देव आपका है, जिनको आप इष्ट मानते हो, तो उनके मंत्र आप जप करिए, लेकिन अपने आप को पवित्र बनाइए। और फिर आप देखोगे स्वयं भगवान कभी गुरु के माध्यम से आपके सामने आएंगे और आपका जीवन को, आपके नाव को पार लगाएंगे। तो इसलिए मंत्र सब अच्छे हैं, बस आपका मन शुद्ध करिए। और गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग, जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, तो ब्राह्मण का काम ही होता है कि उसका 6 काम होता है: जजन, जाजन, दान, प्रतिदान, पठन, पाठन। आपको पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाना चाहिए। आपको यज्ञ करना चाहिए और आप दूसरों को भी यज्ञ कराने के लिए अब उनको प्रेरित करना चाहिए। और दान प्रतिदान, आजकल हम देखते हैं लोग दान लेने में बहुत पसंद करते हैं, लेकिन प्रतिदान भी करना चाहिए, आपको देना चाहिए। क्योंकि जब देते हैं तो आपके अंदर वैराग्य का भाव होता है, क्योंकि ईश्वर हमें बहुत कुछ दिए हैं, तो हमें दान करना चाहिए। तो ब्राह्मण की जैसा है ना, आजकल ब्राह्मण का मतलब नहीं केवल जिनाव या आप जैसे एक वस्त्र का चेंज करना है। ब्राह्मण मन से बन सकते हैं, ब्रह्म को जानने का प्रयास कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको हमारे भारतीय जो शास्त्र है ना, उससे सब कुछ सीखने को मिलता है। तो एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड कोई गुरु या कोई मेंटर है, उनके अंडर में रहकर आप अपना साधना करिए। और शुरुआत में जैसे आप सब यूथ हो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी बना के चले। सबसे पहला प्रायोरिटी आप अपने हेल्थ को दीजिए, उसके बाद अपने कैरियर को दीजिए, फिर अपने फैमिली को, फिर अपने देश को, और आप अपने भगवान को या इष्ट देव जिनको भी मानते हैं। ये 5 चीज़ों को, ये नहीं कि 1 2 3 करके हम देना है, सबको कुछ ना कुछ समय देना चाहिए और सबके लिए सोचना चाहिए और अपने आत्म कल्याण करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सो लास्टली आप कुछ मेरे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे तो ओवरऑली? सबसे पहले तो हम थैंक्स आपको करते हैं कि इतना यूथ मतलब इतना कम उम्र में आप थोड़ा सा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोच रहे हैं, और साथ साथ अपने जो फ्रेंड सर्कल है आपके जैसे यूथ को, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके जीवन में भी कुछ प्रभाव लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं आप इन सब चीज़ों को और आज अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करें। और आपके जो भी व्यूअर्स हैं, हम उनको यही बोलेंगे, तो कुछ की जो होता है, जो सक्सेस पाने के लिए हम सब चाहते हैं, तो उसके कुछ मंत्र होता है। तो 5 की मंत्र हम आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला पंक्चुअलिटी। आप अपने जीवन में समय को सही ढंग से यूज करिए, और कहीं पे भी आप कोई भी कार्य करते हैं उसको डिसिप्लिन तरीके से पंक्चुअल बनने का प्रयास करिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। आप अभी सब हम मनी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप टाइम को यूज़ करिए, टाइम के पीछे भागिए। और दूसरा है 100% एफर्ट। कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें पूरा अपना जी जान लगा लीजिए, अपना एफर्ट 100%। कई बार तो कोशिश करिए थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप फोकस होके करिए। और रेस्पेक्ट टू योर टीचर्स, है ना। आज आप जो भी हैं, जो भी आपके पास है, आपके माता पिता के बाद आपका टीचर का रोल है। तो आज के समय में हम देखते हैं कि हम एक बार सक्सेस होने के बाद या कुछ थोड़ा सा अचीवमेंट मिलने के बाद हम अपने टीचर को थोड़ा साइड कर देते हैं या उनसे मिसबिहेव करते हैं। लेकिन टीचर का सबसे ज़्यादा अगर रिश्ता है आपके स्टूडेंट्स के साथ होता है। जैसे मैं अपने बच्चों से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को टाइम देता हूँ। तो हम आपसे कुछ पैसे नहीं चाहते हैं, आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे बने और रिस्पेक्ट करना सीखें। और चौथा है नेवर गिव अप
आप अपने एटीट्यूड को ऐसे डेवलप करिए कि कोई अगर काम कर रहे हो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हम कई बार जब शुरुआत करते हैं तो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा होगा तो इसलिए शुरुआत कर देते हैं। लेकिन मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ, शुरुआत करने से पहले 2-3 बार सोचिए, लेकिन एक बार अगर आप कमिटमेंट कर लिए हैं कि मुझे यही करना है तो बीच में मत रोकिए, आप कंटिन्यू करते रहिए। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए। एंड लास्ट, एक्स्ट्रा माइलेज, थोड़ा सा अपने आप को है ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करने के लिए वो एटीट्यूड रखिए कि क्योंकि मार्केट अभी धीरे धीरे आप देखोगे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो अगर 100 मीटर दौड़ना है, आप प्रैक्टिस अगर करोगे 200 मीटर का तो 100 मीटर दौड़ने में आपको आसान होगा। तो इसलिए आप ये 5 चीज़ों को जीवन में अप्लाई करिए। एंड आई होप, आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी मच श्योर दैट यू डेफिनेटली अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू।